फिर उन सारी प्रॉपर्टीज को, जिस तरह हमने रेफ्रिजरेशन के लिए चार्ट्स यूज किए, डिस्कस किए थे, इसी तरह एयर कंडीशनिंग के भी साइकोमेट्रिक चार्ट्स हैं। उन चार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। चार्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम उसके डिफरेंट टाइप के कंडीशनिंग प्रोसेसेस देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस कूलिंग और हीटिंग कब अचीव होती है, बिकॉज एयर कंडीशन डजंट मीन ऑलवेज कूलिंग, इट आल्सो इंक्लूड्स द हीटिंग एज वेल। तो वो हीटिंग और कूलिंग उस प्रोसेसेस को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के हीट एक्सचेंजर्स होते हैं, वेपोरेटर होते हैं, कंडेंसर्स के डिजाइन को देखेंगे, वेपोरेटर डिजाइन को देखेंगे। और फिर हमारे पास जो मेन इसका टॉपिक आएगा, जिसके ऊपर एक पूरा का पूरा सीएल है, डेट इज द कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन। लेट्स से आप लोगों को अगर एक बिल्डिंग दे दी जाती है, तो उसके लिए यू हैव टू कैलकुलेट द कि उस रूम के लिए, उस बिल्डिंग के लिए कितने टन ऑफ हीटिंग या कूलिंग की कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, वो आप लोगों की कैलकुलेशन का पार्ट होगी। अब बेसिकली क्योंकि अब आप लोगों का मिड टर्म हो गया, फाइनल टर्म भी हो गया है, तो जो प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम देना था, मैंने वो स्किप करके मैं आप लोगों को कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन का ही दूंगी। अब वो उसमें क्या होगा, हमारे पास मैं आपको डिफरेंट एक बिल्डिंग का उसका पूरा डाटा प्रोवाइड कर दूंगी। अब लेट से हमारे पास उसके अंदर इतने रूम्स हैं, इतने वॉशरूम हैं। अब आपने देखना है कि हमारे पास उस बिल्डिंग के लिए टोटल कूलिंग लोड और हीटिंग लोड की कितनी रिक्वायरमेंट। अगर हम सेंट्रलाइज सिस्टम लगाते हैं तो पूरी बिल्डिंग के अंदर कितना हीटिंग और कूलिंग लोड जो है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये इंशाल्लाह असाइनमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये भी ग्रुप फॉर्म में ये असाइनमेंट हम रखेंगे। आप दो दो जो आप लोगों के ऑलरेडी ग्रुप बने हुए हैं, तो उसके अंदर आपने परफॉर्म करनी होगी। दिस इज द चैप्टर ऑलराइट नंबर मैम। जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं। दिस इज बेसिकली फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम रॉय जे डोसर बुक। मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। एलएमएस के ऊपर मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की। हमारे पास एयर कंडीशनिंग की अगर हम एक प्रिसाइज डेफिनेशन देखें, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, एयर है। अब एटमॉस्फेरिक एयर जो है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, डस्ट आ जाती है, डिफरेंट टाइप की गैसेस आ जाती हैं, प्लस वाटर वेपर्स आ जाते हैं। अब ये जो वाटर वेपर्स हैं, इसकी क्वांटिटी में वेरिएशन आती है। लेट्स से जो एरियाज नियर होंगे सी लेवल के, वहां पे वाटर कंटेंट ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम सी लेवल से अबव जाते जाएंगे, तो वहां पे वाटर कंटेंट जो है, उसके वेपर की अमाउंट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसी तरह गैसेस जो हैं, उनकी एक स्पेसिफिक अमाउंट एग्जिस्ट करती है एयर के अंदर। अब डस्ट पार्टिकल जो हैं, वो भी हर लेवल, हर एरिया या डिफरेंट पोल्यूटेंट्स जो हैं, वो डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर उनकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट। अगर हम इस एटमॉस्फेरिक एयर को एज इट इज एक रूम के अंदर थ्रो कर दें, तो अब क्या होगा, उसके अंदर डस्ट भी चली जाएगी, उसके अंदर वाटर वेपर्स भी चले जाएंगे। अब वो लेट से वो एरिया जो है वो नियर द सी लेवल है। अब वहां पे ऑलरेडी वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी वहां पे। अब ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या होती है, एयर के अंदर वाटर की अमाउंट। अब वाटर के अंदर एयर की अमाउंट ऑलरेडी, सॉरी, बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से जो एयर वहां पे सर्कुलेट होगी रूम के अंदर, वो कंफर्ट क्रिएट नहीं करेगी। तो बेसिकली एयर कंडीशनिंग का जो मेन पर्पस है, दैट इज टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव ह्यूमन एनवायरनमेंट दैट इज सुटेबल टू द ह्यूमन कंफर्ट। इस वजह से जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को सबसे पहले क्या करते हैं, वी हैव टू पास थ्रू डिफरेंट फिल्टर्स, then we have to control the level of the water contents, then we will circulate the air into the room. This type of process is known as the एयर कंडीशनिंग। फिर हम उसे क्या कहेंगे, एयर कंडीशनिंग कहेंगे। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, फिल्टर्ड एयर में। देन इस फिल्टर्ड एयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आगे इस रूम में सर्कुलेट करेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, दिस इज नोन एज द एयर कंडीशनिंग। अगर आप वर्ड देखें, दिस इज द कंडीशनिंग का वर्ड ऐड किया हुआ है। पहले एयर की डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे और उसके बाद उसके रूम में सर्कुलेट करेंगे, तो देन उसको क्या कहते हैं, दिस इज द एयर कंडीशनिंग प्रोसेस। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मैम ये क्लोज सिस्टम होगा सारा प्रोसेस? दैट विल बी द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम विद इन द रूम आप इसको क्लोज कह सकते हो, बट जब आप एयर तो कॉन्टिन्यूसली एटमॉस्फेयर से ले ही रहे हो ना। अच्छा, तो इट मींस फोर एटमॉस्फेरिक, सॉरी, फोर कंपोनेंट्स एंड फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, देन ह्यूमिडिटी, एयर प्योरिटी एंड देन द एयर मूवमेंट। जब ये चारों प्रोसेसेस जो हैं, कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं, तो जो प्रोसेस बनता है उसका द एयर कंडीशनिंग। जो एशले की कंडीशंस हैं, उसके मुताबिक 90% जो पीपल हैं वो कंफर्टेबल हैं
टेम्परेचर कितना होना चाहिए, शुड बी 18 to 22, और ह्यूमिडिटी लेवल अगर 40 to 65% में हो तो जो ये लेवल है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द कंफर्टेबल लेवल फॉर द ह्यूमन। ये लेवल जो है इसमें वेरिएशन आती है लोकेलिटी के ऊपर, रीजन के ऊपर, बट मोस्टली जो है इसी रेंज के अंदर जो है वो वैल्यूज जो है पैरामीटर्स लाई कर रहे होते हैं। अब एयर जो है उसकी कंपोजिशन में क्या आ जाते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन, ये डिफरेंट टाइप की गैसेज है। अब ये जो एज इट इज एयर है, इस एयर को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्राई एयर। अब इसके अंदर मैंने वाटर कंटेंट्स की बात नहीं की थी। हाँ, अगर इसी एयर के अंदर जब हम बात करते हैं कि देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट, तो जब वाटर एयर के अंदर ऐड हो जाता है तो उस एयर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द मॉइस्ट एयर। और साइकोमेट्री जो है, जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, तो जो हमारे पास फील्ड है या जो हमारे पास सब्जेक्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द साइकोमेट्री। और इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस। और जो चार्ट हम डिस्कस करेंगे, दीज आर कॉल्ड द साइकोमेट्रिक चार्ट। तो बेसिकली सारा का सारा प्रोसेस क्या है, दिस इज कॉल्ड द साइकोमेट्री। अच्छा, अब अमाउंट ऑफ, मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर वेरी करती है बाय चेंजिंग द लोकेलिटी। जैसे जैसे हम सी लेवल से अबव जाते जाएंगे, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे। इट मींस वहां पे हमें ह्यूमिडिटी को, वहां पे वाटर वेपर मॉइस्चर कंटेंट जो है एयर के अंदर खुद से एडअप करना होगा, सो दैट वी हैव टू मेंटेन द स्पेसिफिक लेवल ह्यूमिडिटी। और वो लेवल क्या है, दैट इज 60 to 40 to 65% ह्यूमिडिटी वहां पे हम मेंटेन कर सकें। मैम ये सी लेवल नॉर्दर्न एरियाज में मीन्स के सी लेवल से अबव हाइट, वहाँ पे हाइट ज्यादा हो जाती है। वहां पे हाइट ज्यादा हो जाती है, वहां पे देखिए वहां पे ड्राइनेस इफेक्ट ज्यादा होना शुरू हो जाता है, ह्यूमिडिटी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, जब हम साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं तो जो हमारे पास सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द टोटल बैरोमीट्रिक प्रेशर। अब किसी भी सिस्टम का जो टोटल बैरोमीट्रिक प्रेशर है वो किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन क्या कहता है कि एयर के अंदर जितने कंपोनेंट है, जो टोटल प्रेशर होगा वो सम होगा ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर। अब लेट्स से आई कैन राइट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, जिसमें सारी गैसेस आ जाती हैं, प्लस पार्शियल प्रेशर जो कि वाटर वेपर एग्जर्ट कर रहे होंगे उस एयर के ऊपर, तो दिस विल बी द टोटल प्रेशर। जब हम ये डाल्टन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो कुछ एजम्पशंस लेते हैं। उन एजम्पशन में सबसे पहले क्या है कि हम अज्यूम करते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं कंटेन्स द नो डिसॉल्व गैसेस। नेक्स्ट है कि बोथ ड्राई एंड द वाटर वेपर कैन बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल गैस मिक्सचर, कि वो एग्जिस्ट करें एट वेरी लो टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर और वो आइडियली बिहेव करें। जो कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट एयर के अंदर उनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, और एंड ऑल द कंपोनेंट आर द मिक्सचर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर जो है वो सेम है। सो दीज आर द assumption टू अप्लाई द डाल्टन लॉ। सबसे पहले अब ये डाल्टन यही आपके पास आगे जब भी आप प्रेशर कैलकुलेट करोगे तो you have to calculate the total barometric pressure, and it will be the sum of the dry vapor as well as the vapor content, जो वाटर वेपर्स वहां पे प्रेजेंट है। और इस टोटल एयर को, जिसमें हमारे पास वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द मॉइस्ट एयर। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने लगे हैं मॉइस्ट एयर की। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है, दिस इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, अब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वो क्या कहते हैं कि हमारे पास वो टेम्परेचर है जिसमें जिस एयर के अंदर जितने भी वाटर वेपर है वो 100% सेचुरेट हो जाती है। जब एयर क्या है 100% सेचुरेटेड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस उस पॉइंट के ऊपर जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, एयर के अंदर सेचुरेशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर वाटर वेपर्स की कंटेंट जो है वो 100% है। एयर के अंदर अब कैपेसिटी नहीं है कि वो और वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर सके, तो उस एयर को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द, जो टेम्परेचर उस पॉइंट का मेजर करेंगे उस टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, दैट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि अगर एयर के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके,
तो इट मीन्स उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, डेट इज 100%। आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है हमारे पास। उस पॉइंट के ऊपर जब एयर सेचुरेट हो जाएगी तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 100%। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर एयर सेचुरेट हो गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन प्रेशर। मैम ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो? मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करती हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या होती है। अच्छा, अभी मैं बात करी कि एयर के अंदर जो वाटर कंटेंट्स हैं, एयर जो है सेचुरेट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मैस ऑफ वाटर वेपर्स यहाँ पे चेंज करूँ तो डेफिनेट सी बात है, अगर मैस ऑफ वाटर वेपर चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंगली उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका प्रेशर चेंज होगा। सो वी कैन से दैट जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, मैस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अगर हम वो चेंज करते हैं, अगर मैस ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करेंगे, कोरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोरस्पॉन्डिंगली सैचुरेशन प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर मैस ऑफ वाटर वेपर वहां पे डिक्रीज होंगे, सैचुरेशन प्रेशर भी डिक्रीज होगा और कोरस्पॉन्डिंगली उसका सैचुरेशन टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? मैम दोबारा एकदम एक्सप्लेन कर। मैं दोबारा बता रही हूँ कि अभी हमने बात किया कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, जब एयर के अंदर 100% सेचुरेट हो जाती है। अब ये 100% सेचुरेट होने का क्या मतलब है कि अब उसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब कर सके। मैक्सिमम जितने वाटर वेपर वो एब्जॉर्ब कर सकती थी वो एयर के अंदर आ गए। सेचुरेशन यही है ना कि मैक्सिमम उसके अंदर चेंज नहीं हम कर सकते कैपेसिटी के अंदर, वो सेचुरेट हो गई है। वो 100% या तो लिक्विड है या 100% क्या है, वेपर है। अब यहाँ पे क्या 100% है वाटर वेपर उसके अंदर, इट मीन्स उसके अंदर एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है कि वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सके। तो अब ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड किया, मैस ऑफ वाटर वेपर के ऊपर। अगर मैस ऑफ वाटर वेपर हम ज्यादा करते जाएंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा होता जाएगा। अगर मैस ऑफ वाटर वेपर कम होता जाएगा तो कोरस्पॉन्डिंगली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब देखो इसको, अब मैस ऑफ वाटर वेपर ज्यादा आने का क्या मतलब है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, मैम इसका मतलब कंडेंसेशन हो रही होगी मैं वहाँ। नहीं कंडेंसेशन नहीं, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। मैस ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर्स है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड वी नो दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ये यस, पॉइंट सबको? यस मैम, यस ये मैम। रिलेशन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वाटर वेपर्स जो हैं वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एयर के ऊपर, अगर वो प्रेशर ज्यादा होगा तो कोरस्पॉन्डिंगली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। बिकॉज वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर है ये पॉइंट बट सबको? मैम, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जी मैम। ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? मैं अभी आगे नेक्स्ट में हमने ये एक्सप्लेन करना है। मैम ओके इसमें मैम। एक मेरा क्वेश्चन है। जी मैम आपने कहा है कि जो 100% हो जाएगा जब वेपर्स आ जाएंगे इसमें तो फिर ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा। बिल्कुल, 100% तो जब सेचुरेट होगी है उस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। और मैम बेसिकली सेचुरेशन टेम्परेचर जो है। आप ये भी कह रही हैं अगर हमारे पास मैस ऑफ वेपर्स कम होगा उसमें तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लो होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है अगर वो ये 100%? ये मैंने बताया डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर है ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इस मीन उसके अंदर मैस, अब आपके पास देखो एक टेम्परेचर के ऊपर आपके सेचुरेशन टेम्परेचर वेरी करते हैं ना पॉइंट टू पॉइंट। आपके पास जब वाटर जो है, लेट्स से अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल करूँ तो कोरस्पॉन्डिंगली सेचुरेशन प्रेशर डिफरेंट है। वही वाटर अगर मैं, हमारे पास सेचुरेशन प्रेशर जो है वो चेंज किया हमने 10 किलो पास्कल किया है तो कोरस्पॉन्डिंगली उसका सेचुरेशन टेम्परेचर भी तो चेंज होता है ना। अगर आप स्टीम टेबल थोड़े से रिकॉल करें। जी मैम समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास देखिए, अब कंडेंसेशन का प्रोसेस, इसी के ऊपर हमारे पास जो कंडेंसेशन है वो कहता है अकर्स होती है एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर। क्या होता है, जब हॉट एयर राइज करती है, कूल डाउन होती है, तो उसके अंदर कैपेसिटी वो अपनी लूज करती है टू एक्सेप्ट द वाटर वेपर, टू होल्ड द वाटर वेपर। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या हो जाता है, आपको इस स्वेटिंग की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, कंडेंसेशन की फॉर्म में क्या नजर आना शुरू हो जाता है। तो इट मीन्स जो एक्सेस वाटर, ये जो आपके स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे होते हैं, these are the excess water that is due to the किसके ऊपर अकर होंगे,
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर। और क्यों अकर हो रहे हैं? क्योंकि वाटर एयर जो है उसने अपनी कैपेसिटी जो है वो लूज की है टू होल्ड द वाटर वेपर। सो वी कैन से दैट कंडेंसेशन अकर्स एट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लास, ये पॉइंट क्लियर है? ड्यू Like, पॉइंट टेम्परेचर फॉर Yes, yes. एग्जांपल हम्म मैम, ये कैसे इसको कंपेयर करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर से? बेटा वो आगे बताती हूँ, अभी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्लियर हो गया है? मैं उस आगे अब नेक्स्ट टेम्परेचर वही डिस्कस करने लगी। अच्छा, अब ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास, अब देखिए अगर टेबल से इसको कैलकुलेट करना हो, वो कहता है कि हमारे पास लेट्स से सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एयर है, टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर वेपर के ऊपर इन द एयर वो है 0.012 बार। आपने इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बताना है। तो हमारे पास ये टेबल है वाटर प्रॉपर्टीज का, लिक्विड एंड सैचुरेटेड। अब देखो अभी हमने क्या बताया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है? दिस इज द सैचुरेशन टेम्परेचर, और उसके कोरिस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर है दैट इज द सैचुरेशन प्रेशर। आपके पास सैचुरेशन प्रेशर कितना गिवन है? 0.0122 बार गिवन है। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर होगा, सैचुरेशन टेम्परेचर दैट इज द 10 डिग्री सेल्सियस। ये 10 डिग्री सेल्सियस क्या है बेसिकली? दैट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये 10 डिग्री सेल्सियस क्या है? उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है। तो इट मींस वी कैन सिंपली से दैट जो वाटर का सॉरी एयर का जो या किसी भी जो उसका जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है वो उसका क्या होगा? दैट इज द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब ऑर्डिनरी टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? एयर का जो टेम्परेचर हम सिंपल थर्मोमीटर के साथ, ऑर्डिनरी थर्मोमीटर के साथ मेजर करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इस टाइम मैंने एक थर्मोमीटर लिया है, मैंने एयर का टेम्परेचर मेजर किया है, दैट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मैंने कब मेजर किया था? जब एयर के अंदर वाटर कंटेंट्स क्या हो गए थे? 100% हो गए थे। ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या है जो कि हम ड्राई बल्ब के साथ सिंपल इस टाइम पे मेजर कर रहे हैं, वो क्या होगा? उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। तो वो आपके पास क्या है? द ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर है। सिंपल थर्मोमीटर के साथ मेजर करते हैं तो जो रीडिंग देता है उसका क्या डिटरमाइन कर देते हैं? ड्राई बल्ब टेम्परेचर बता देते हैं। अब क्लियर है ड्राई बल्ब में और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर में? यस मैम। इस टाइम पे लेट्स से मैं कहती हूँ कि एयर का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या बताएगा? दिस इज द ड्राई बल्ब ड्राई टेम्परेचर। बल्ब। इसके अंदर मैं मॉइस्चर कंटेंट ऐड करती जाऊँ एयर के अंदर, अनटिल एयर जो है वो 100% सेचुरेट हो जाए। 100% सेचुरेट होगी। अब मैंने वाटर का टेम्परेचर मेजर किया है, अब वो जो सेचुरेशन टेम्परेचर बताएगा दिस इज द ड्यू ड्यू पॉइंट पॉइंट। टेम्परेचर। यस मैम, क्लियर। अच्छा, अब ड्राई बल्ब टेम्परेचर के बाद हमारे पास एक और टेम्परेचर आता है, दिस इज कॉल्ड द वेट बल्ब टेम्परेचर। अब हम क्या करें, लेट्स से हमारे पास सिंपल एक ड्राई बल्ब थर्मोमीटर था। उस ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के ऊपर हमने एक कॉटन लेके उसको वाटर में सोक किया, सेचुरेट कर लिया। उसको सेचुरेट करके हमने उसकी एक विक बना के इस कॉटन, इसके जो है ड्राई बल्ब का जो बल्ब था थर्मोमीटर का, उसके अराउंड जो है हमने उसको रैप कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब क्योंकि एयर जो है सराउंडिंग एयर है, उसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर ज्यादा है। यहाँ से जैसे ही एयर इसके साथ, इस कॉटन के साथ इन कांटेक्ट आएगी, कॉटन का टेम्परेचर क्योंकि हमने इसको वाटर के अंदर सोक करके सेचुरेट किया हुआ है, तो क्या होगा? मॉइस्चर जो है वो एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो एयर क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। जब एयर कूल हो जाएगी तो टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर के ऊपर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे वो जो टेम्परेचर मेजर करेगा उस टेम्परेचर को हम कहेंगे दैट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर। मैं दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास सिंपल वी हैव एन ऑर्डिनरी ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। उस ड्राई बल्ब थर्मोमीटर के बल्ब के ऊपर हमने एक कॉटन को सोक करके वाटर के अंदर इसके ऊपर रैप कर दिया। अब हमने क्या किया है, जब एयर उसके साथ इन कांटेक्ट में आई है तो उस कॉटन पैड ने वहां से एयर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। जब ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो एयर का टेम्परेचर क्या होना शुरू होगा? एयर कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी, एयर का टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। उस टाइम पे जो एयर का टेम्परेचर थर्मोमीटर मेजर करेगा डेफिनेटली वो कम हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड द वेट बल्ब टेम्परेचर। क्लियर हुआ है ये पॉइंट? मैम, ये ऐसे ही है जैसे मैम समटाइम किसी को फीवर टेम्परेचर हो जाए तो वो उसको वेट ऊपर लगाते हैं ताकि वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो, कपड़े वो के टेम्परेचर सोख कर। डिक्रीज हो,
वो So हमारे पास एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। मैं यहाँ पे बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे इस कॉटन को वेट बल्ब टेम्परेचर को फाइंड करने का पर्पस क्या है। टेम्परेचर क्लियर हो okay. गया कि वेट बल्ब क्या होता है, ड्राई बल्ब क्या होता है। Yes, अच्छा, yes ma'am. अब इस तरह को आप जब क्लियर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वेट बल्ब का पर्पस बता दें कि ये वाला हमने क्यों मैं फाइंड बताती हूँ मैं बताती हूँ। अब ये जो इस तरह का थर्मोमीटर होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे ये सारा काम करें, इस थर्मोमीटर को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड स्लिंग टाइप थर्मोमीटर। और ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्लिंग साइकोमीटर भी कहते हैं, स्लिंग थर्मोमीटर भी कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे स्लिंग थर्मोमीटर किस तरह होता है, इसमें एक ड्राई बल्ब होता है, एक वेट बल्ब हम बना देते हैं। वेट बल्ब किस तरह बनाते हैं, वो एक कॉटन उसके ऊपर रैप करके इसकी एक साइड को यहाँ से पकड़ते हैं और इसको हम रोटेट करना शुरू करते हैं। और जब रोटेट करते हैं तो जो एयर आती है सराउंडिंग में वो भी उसके साथ जो है कॉन्टेक्ट में आती है और एयर का टेम्परेचर जो ड्रॉप होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी। अच्छा, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वेट बल्ब फाइंड करने की। लेट से हमने आइडिया लेना है कि आज एटमॉस्फेयर के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है। आइदर जो इस टाइम पे एयर है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने फाइंड आउट करनी हो तो वो हम किससे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग द वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, अगर एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो एयर जो है वो कोई भी वहां से वाटर वेपर्स को एयर जो है वो हीट को वहां से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। अगर एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो वो क्या करेगी, मैक्सिमम मॉइस्चर जो है एयर इस कॉटन से एब्जॉर्ब कर लेगी और मैक्सिमम कूलिंग का इफेक्ट होगा और ड्राई इसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा। सो टू गेट द आइडिया ऑफ द उस टाइम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आइडिया लगाने के लिए हम क्या करते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर को जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। मैम ये इंडिकेटेड वैल्यू होती है जी इसकी मैम। थर्मोमीटर। इंडिकेटेड वैल्यू होती है, ये बताएगी कि आइदर एयर में इस टाइम पे इतने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट जो है वो प्रेजेंट है। वो एक जस्ट हमारे पास एक रिलेटिव आइडिया आ जाएगा कि इस टाइम एयर की जो है वो ज्यादा ह्यूमिड है या फिर लेस ह्यूमिड है। अच्छा, सो कैन आई से इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है तो इट मींस एयर जो है कोई एयर डू नॉट एब्जॉर्ब एनी मॉइस्चर। अगर एयर कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करी तो उस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास वहां पे एयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% है तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेटिव हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। और इट मींस वहां पे कोई कूलिंग का इफेक्ट नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास एयर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वेरी लो है, इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वेरी लो, अब इस केस में मुझे बताओ एयर जो है वो मैक्सिमम मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होता जाएगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो लेस होता जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, लेस होता जाएगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। क्लास क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये बेसिकली मैम तो मैं दोबारा बताती हूँ, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है व्हाट डज इट मीन कि एयर के अंदर मोर कैपेसिटी नहीं है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। अगर एयर कोई मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप ही नहीं होगा, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा तो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है इट मींस उसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की, उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता जाएगा जो वो बहुत कम होता जाएगा क्योंकि एयर जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा कूल डाउन होती जा रही है। जितनी ज्यादा कूलिंग होती जाएगी वेट बल्ब टेम्परेचर उतना कम होगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, लेसर होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर का और वेट बल्ब टेम्परेचर का, दिस टर्म इज नोन एज द वेट बल्ब डिप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द
wet bulb depression. Difference of temperature of dry bulb and wet bulb is called the wet bulb depression. Now tell me, if relative humidity is 100%, तो मुझे बताओ वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होगा उस केस में? 0 होगा। वेट बल्ब जीरो डिप्रेशन होगा किसके मैम। इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत लो है तो मुझे बताओ वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम। रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत लो है तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? मैक्सिमम। हाँ जी, क्लास बताओ, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है। एवरेज होगा मैम दोनों। हाँ, 0 अभी से मैंने ज़्यादा। आपको यहाँ से देखें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। यस सर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होने का क्या मतलब है कि वो मैक्सिमम मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करके एयर को मैक्सिमम कूल डाउन करेगा, तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर वेट बल्ब टेम्परेचर कम होता जाएगा तो मुझे बताओ वेट बल्ब डिप्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ से देखो, वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता जाएगा? तो ज्यादा होता जाएगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा? वो भी ज्यादा होगा। और वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता जाएगा? कम हो जाएगा। कम होता जाएगा, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा होता जा रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आता जा रहा है? ड्राई बल्ब टेम्परेचर के। तो इनका डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये पॉइंट है हमारे पास। यहाँ से इस तरह हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास उस दिन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस। जहां तक कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछना। क्लास ड्राई बल्ब, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्लियर है? जी मैम। अच्छा, यस अब मैम। अब मैम हमारे पास इनका इनका आपस में तीनों का रिलेशनशिप मैम कैसे इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है? डायग्राम के जरिए से किया जा सकता है, चार्ट ये के जरिए? जब हम आगे साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करेंगे ना, वहां से आपको और ज्यादा क्लियरली आप देख सकते हो। अभी ये प्रॉपर्टीज बताने का पर्पस ये है कि आप लोगों को पता हो कि बेसिकली वो प्रॉपर्टी किसको इंडिकेट कर रही है। ओके मैम, अगर जैसे आपको मैम कहा जाता लास्ट है टाइम। जी। सिस्टम है, उस सिस्टम का ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आप जब भी हम एसी पर आप परचेज करोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर जो मैनुअल्स होते हैं उसके ऊपर क्लियरली मेंशन होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर्स गिवन होते हैं। तो अब हमें जब पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज मेंट बाय ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो हम किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये बताने का पर्पस है कि हमारे पास वेट बल्ब टेम्परेचर इसको इंडिकेट करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपके जो ऊपर आप उस टाइम पे आप रिमोट के साथ आप टेम्परेचर सेट करते हो। हाँ जी, मुझे बताओ वो कौन सा टेम्परेचर होगा? वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा या वेट बल्ब टेम्परेचर होगा या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होगा? मैम वो वेट बल्ब होगा टेम्परेचर। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइम मैंने आपसे इसका आंसर। आप अपने एसी के ऊपर रिमोट से जो भी एसी का टेम्परेचर सेट करते हो, व्हाट टेम्परेचर इज इट? आइदर इज इज अ ड्राई बल्ब, वेट बल्ब होता है ड्यू पॉइंट। नेक्स्ट टाइम ये आंसर मैंने आप लोगों से लेना। अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है दैट इज मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट। अच्छा, अब वाटर वेपर किसी भी एयर के अंदर मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? अभी हमने बात की, डिपेंड्स ऑन द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जितना ज्यादा सेचुरेशन प्रेशर ज्यादा होगा उतने ज्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट्स जो हैं, वेपर कंटेंट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। रिवर्स अगर हम बात करें, अगर एयर के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है इट मींस वो एयर के अंदर ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करे तो सेचुरेशन प्रेशर क्या होता जाएगा? ज्यादा होता जाएगा। तो अगर हम इसको रिवर्स देखें या अगर हम इसको इसको इस सेंस में देखें तो मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट कहाँ पे होंगे? सेचुरेशन के ऊपर मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंगली वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? इट विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। और उसके ऊपर टेम्परेचर क्या होगा? डेट विल बी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर है ये पॉइंट? जी मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है डेट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द mass of water vapor per unit volume of the air. Let mass of water vapor per unit वॉल्यूम ऑफ एयर। अब मैस ऑफ वाटर वेपर का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। वॉल्यूम का यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। यहाँ पे ग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ पे किलोग्राम पर
मीटर क्यूब। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो है वो क्या बताता है, बेसिकली वेपर डेंसिटी को बताता है कि उस टाइम पे जो एयर का वॉल्यूम है उसके अंदर कितने परसेंट मास ऑफ वाटर वेपर है जो वो प्रेजेंट है। अच्छा, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेसिकली क्या है, इट इज द एक्सप्रेस परसेंटेज in the ratio of the actual partial pressure exerted by the water vapor in any volume of air to the partial pressure that would exerted by the water vapor if the water vapor in the air is saturated. Let's say आपके पास इस टाइम एयर का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है, उसके ऊपर जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, मैं लेट्स से वो कहती हूँ पी है, और पी जो अब वही है जब सैचुरेटेड होती तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या होना था, पी सैचुरेटेड। तो इसकी जो रेशो है, इस रेशो को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि सैचुरेशन के ऊपर यहाँ आप इसको कह सकते हो कि पी एक्चुअल डिवाइडेड बाय पी मैक्सिमम, कि एक्चुअली उस टाइम के ऊपर जो पार्शियल प्रेशर एयर के अंदर एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर जो एयर के ऊपर एक्सर्ट हो सकता है, उसकी जो रेशियो है, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब आप देखो, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% मैं कहती हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो एक्चुअल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, पी मैक्सिमम के इक्वल है। पी एक्चुअल जो है वो किसके इक्वल है, पी मैक्सिमम, या फिर वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द पी सैचुरेशन। अगर दोनों प्रेशर सैचुरेशन एक्चुअली भी सैचुरेशन के इक्वल हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अगर एक्चुअल प्रेशर जो है एयर के ऊपर उस टाइम पे मास ऑफ वाटर वेपर बहुत कम है, इट मींस प्रेशर बहुत कम एक्सर्ट हो रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर मास ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक्चुअल प्रेशर वहां पे इंक्रीज होता जाएगा, तो कोरस्पॉन्डिंगली रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी वहां पे इंक्रीज होती रहेगी। क्लियर है ये पॉइंट? मैम ये रेशियो है एक्चुअल प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर। एक्चुअल प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर, और मैक्सिमम प्रेशर बेसिकली क्या है, दिस इज द सैचुरेशन प्रेशर। ये मैंने जरा आसान वर्डिंग में आप लोगों के लिए लिखा है। बेसिकली मैक्सिमम प्रेशर क्या, दैट इज द सैचुरेशन प्रेशर। सैचुरेशन के ऊपर या फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम वाटर वेपर्स होंगे। मैम ये सैचुरेटेड प्रेशर जो होगा ये वेपर्स का होगा या लिक्विड का होगा? वाटर वेपर्स का होगा ना, उसकी बात कर रहे हैं ना। एयर ओके उस टाइम पे एयर की हम सैचुरेशन प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, वाटर वेपर्स की नहीं, एयर की हम सैचुरेशन प्रेशर की बात कर रहे हैं कि एयर सैचुरेटेड कब हुई है। ओके ओके, एयर सैचुरेशन, ओके। एयर सैचुरेशन की बात कर रहे हैं। तो और हमारे पास रेफ्रिजरेशन में वो बेसिकली मैम उसके वेपर्स के बारे में फिर अब हमारे पास बेसिकली सैचुरेशन प्रेशर किसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, दैट इज द एक्चुअल पार्शियल प्रेशर ओवर द पार्शियल प्रेशर एट द सैचुरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, अगर हम इसको इस एग्जांपल के साथ जाता है, क्लियर हो जाता है कि स्पेसिफिक और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस है। अगर लेट्स से मास ऑफ एयर जो है वो 1 kg है, मास ऑफ वेपर है 0.01 kg, और सैचुरेशन के ऊपर कितने वेपर्स एयर के अंदर 1 kg एयर के अंदर होल्ड कर सकते हैं, दैट इज 0.02 kg। तो हमारे पास स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट इज बेसिकली इक्वल टू मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एयर। अब मास ऑफ वेपर कितने हैं, 0.01 kg, कितने एयर में एग्जिस्ट करें, 1 kg एयर में एग्जिस्ट करें। सो दिस इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर एट सैचुरेशन। मास ऑफ वेपर कितना है, 0.01, सैचुरेशन के ऊपर कितने वेपर एग्जिस्ट करेंगे, 0.02, तो मेरे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ जाएगी, इट विल बी द 50%। ओके। ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 0.01 kg वाटर है 1 kg ड्राई एयर में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या बता रही है कि 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। व्हाट इट मीन कि एयर के अंदर सैचुरेशन के कंपैरिजन में 50% एयर जो है वो ह्यूमिड है। अभी इसके अंदर 50% चांसेस हैं कि वो वाटर कंटेंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। 50% मोर वाटर कंटेंट्स को एयर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। लास्ट क्लियर है ये पॉइंट सबको? Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज द ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो वही जो अभी हमने बात की, इसको स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। तो मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, तो अभी हमने ये डिस्कस किया आज। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन रेशियो, और इसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी कहते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ह्यूमिडिटी भी कहते हैं। अच्छा, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स से फॉर्मूला क्या है, W over WS, W क्या एक्चुअल ह्यूमिडिटी और WX क्या ह्यूमिडिटी रेशियो एट द सैचुरेशन।
अच्छा, ये तो फॉर्मूला, इसको अगर मैं ग्राफ के साथ एक्सप्लेन करूं, मेरे पास लेट्स से मैंने टेम्परेचर एंड ट्रॉपिक ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। अब मेरे पास मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, अब ये पॉइंट है पी, यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब ये पॉइंट नंबर 1 देखें किस रीजन के लाई कर रहा है, सुपर हीटेड रीजन के अंदर लाई कर रहा है। ये यस सुपर मैम। हीटेड रीजन में है, लेकिन इस पॉइंट की वो कहता है कि अभी ये पॉइंट की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, इट इज अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड है क्योंकि ये अभी इसके अंदर और मॉइस्चर कंटेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने क्या किया, इसके अंदर वाटर कंटेंट, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कंटेंट को ऐड करना शुरू किया। जब वाटर वेपर्स ऐड हुए इसके अंदर, तो उसने इसका प्रेशर इंक्रीज किया, क्योंकि हमें पता है कि मास ऑफ वाटर वेपर इंक्रीज करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होके वो किस प्रेशर के ऊपर आ गया, पी एस के ऊपर आ गया, दिस इज द पी एस। अब ये पी एस क्या है, दिस इज द सैचुरेशन प्रेशर, और ये पॉइंट 2 यहाँ पे आ गया, दिस इज द सैचुरेटेड पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे इट मींस अगर हम मोर वाटर वेपर्स ऐड करते जाएंगे तो वो कहाँ पे आता जाएगा, सैचुरेशन के ऊपर आता जाएगा। अब इस सैचुरेशन के अंदर जब मैं और वाटर कंटेंट ऐड करूंगी, तो एयर क्योंकि ऑलरेडी सैचुरेट हो चुकी है, वो और वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। वो क्या करेगी, वो जो वाटर वेपर्स हैं वो कंडेंसेशन की फॉर्म में हमें जो स्वेटिंग, या आपको जो सोडा कैन होता है उसके ऊपर जो स्मॉल वाटर पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं, स्वेटिंग होना शुरू हो यस जाएगी, या मैम। वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ये ग्राफ क्या शो करता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एयर जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है वो होल्ड कर सकती है। जो रिमेनिंग वाटर वेपर्स हैं वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, कंडेंसेशन की फॉर्म में कंडेंस होके वहां पे जो है स्वेटिंग या पे प्रेसिपिटेशन जो है वो कॉज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं कि बेसिकली दिस इज द सैचुरेशन रेशियो। ये क्या डिटरमाइन करता है, सैचुरेशन रेशियो को डिटरमाइन करता है। क्लियर है ये पॉइंट? क्लास ये पॉइंट क्लियर है सबको? Oh, yes. Okay, ma'am. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, इंथैल्पी ऑफ एयर आ जाती है। बेसिकली हमारे पास दो तरह की सेंसिबल हीट होती है और लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीट क्या फाइंड करती है, चेंज इन टेम्परेचर, और लेटेंट हीट क्या डिटरमाइन करती है, टोटल चेंज इन फेज को डिटरमाइन करती है। अब देखो सेंसिबल हीट, अगर मैं इस टाइम पे लेट्स से मैं कहती हूँ मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर शाम होती जाएगी, टेम्परेचर जो है लेट्स से रिड्यूस होके 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको इंडिकेट करते हैं, सेंसिबल हीट को इंडिकेट करते हैं। ये जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर हम ये कर रहे हैं ना जो इस टाइम एयर का है, वो क्या है, दैट इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेंसिबल हीट को। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है, अब उसके अंदर जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट चेंज होंगे तो उसकी फेज में चेंज आएगा। अब वो फेज चेंज किसको रिप्रेजेंट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इज अ फंक्शन ऑफ द टोटल हीट। इट मींस अगर हमें सेंसिबल हीट को फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू कैलकुलेट द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। लेटेंट हीट के लिए हमें क्या चाहिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और टोटल हीट किसकी इंडिकेशन है, वेट बल्ब टेम्परेचर जो है दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द टोटल हीट कैलकुलेशन। मैम कहते हैं मैंने ये फेज चेंज जब होता है मैम, ये लाइक आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो लेटेंट लेटेंट हीट हीट को उसको कहीं। रिप्रेजेंट करते हैं ना, बिल्कुल। फेज चेंज हो, नॉट नेसेसरली आइस टू वाटर, कोई भी फेज चेंज आता है तो हमारे पास वो लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जब चेंज करेंगे तो बेसिकली क्या, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज होगा। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर चेंज होगा तो बेसिकली इसकी लेटेंट हीट जो है वो चेंज हो रही होगी। और सेंसिबल में मैम इसमें टेम्परेचर फेज चेंज चेंज नहीं होता। आपका, और नहीं फेज चेंज नहीं होता इसमें, जस्ट टेम्परेचर चेंज की हम बात करते हैं। लाइक अगर अभी हमने टेम्परेचर, मैं अपने रूम का टेम्परेचर मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था, मैंने यहाँ पे एसी को ऑन कर दिया, टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो गया, टेम्परेचर में ये किया तो वहां पे देखिए टेम्परेचर चेंज हुआ है। जस्ट यहाँ पे यस मैम। पंखा ऑन किया, पंखा ऑन करने की वजह से जो फैन ऑन करने की वजह से टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया रूम का। तो दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर में। मैम इस पे डस्ट वगैरह का कोई इफेक्ट पड़ता है एयर क्वालिटी पे? एयर क्वालिटी पे डस्ट का इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। वो जैसे तो ये बिल्कुल लेटेंट हीट नहीं, लेटेंट हीट के ऊपर नहीं, एयर क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट। जो ओके। डस्ट है, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो हमारा नेसेसरी प्रोसेस है कंडीशनिंग का। अच्छा, अब ये क्यों कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स टेंपरेचर राइजेस, द इंक्रीज इन हीट इज कॉल्ड अ सेंसिबल हीट।
Similarly, when the heat is removed from an object, its temperature falls. The heat removed is also called the sensible heat. Heat that cause a change in temperature in an object or a substance is called the sensible heat. इसी तरह latent heat क्या होती है? All the pure substances in nature are able to change their state. Solid can become liquid, ice to water, and liquid can become gases, water to vapor. But changes such as these require the addition or removal of heat. They are heat that cause a change in the state is called the latent heat. So the enthalpy sensible heat is the temperature of the air and latent heat is the moisture of the air. तो air की जब हम बात करते हैं तो moisture of air को हम क्या किसके साथ डिनोट करते हैं? लेटेंट हीट के साथ. और टेम्परेचर ऑफ एयर हमारे पास किसके साथ आता है? दैट इज फॉर द सेंसिबल हीट. फॉर्मूला आ जाता है MCP, ड्राइबल टेम्परेचर, दिस इज फॉर द सेंसिबल. लेटेंट MW, क्योंकि अब इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट आ गया तो ह्यूमिडिटी रेशियो. और WHW स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, usually taken as the enthalpy of saturated water vapor at saturation temperature equal to the air at the dew point temperature. और टोटल हीट क्या आ जाएगी? इट इज द सम ऑफ सेंसिबल प्लस लेटेंट हीट. यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम. जी मैम. इसके बाद हमारे पास अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड एयर. एयर जो है स्टैंडर्ड अज्यूम करते हैं जब एयर की डेंसिटी ऑफ 1.2 मीटर क्यूब पर केजी, वॉल्यूम ऑफ 0.833 मीटर क्यूब पर केजी, प्रेशर हो 21 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंगली, जो स्टैंडर्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर है. तो ये सारी कंडीशंस अगर मीट करती हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एयर. आगे हम जो प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड एयर को एज अ रेफरेंस ईयर, और उसके लिए हम ये डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप साइकोमेट्रिक चार्ट्स को. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. नो मैम. ठीक है, अटेंडेंस मार्क करवा लें प्लीज.